चलो भाई, बायोमॉलिक्यूल में हम लोगों ने मोनोसेकेराइड खत्म कर लिया था, डाइसेकेराइड की बात करनी है। तो जैसे ही डाइसेकेराइड की बात होगी, मोनोसेकेराइड्स की 2 यूनिट्स क्या होंगी, आपस में अटैच होंगी। और इनका जो अटैचमेंट होगा किस बॉन्ड के थ्रू होगा, कौन सा बॉन्ड होता है आपका कार्बोहाइड्रेट में? बॉन्ड का नेम बताया है मैंने आपको, कौन सा बॉन्ड होता है, जल्दी बताइए। मीत, मीत बताएंगे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। मान लो ये ग्लूकोज की यूनिट है, जी लिख देते हैं, और ये दूसरी ग्लूकोज की यूनिट से अटैच है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक ये ग्लूकोज की यूनिट, दूसरी ये ग्लूकोज की यूनिट, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, डाइसेकेराइड। दो मिल रहे हैं तो डाइसेकेराइड बनेगा। अब अलग अलग डाइसेकेराइड अलग अलग यूनिट से बनते हैं। जैसे आपको माल्टोज बनाना है, गैलेक्टोज बनाना है, तो अलग अलग यूनिट्स ऐड होती हैं। जैसे अगर डाइसेकेराइड की बात करो सुक्रोज की, तो सुक्रोज अगर हम देखें तो ग्लूकोज से बनता है और फ्रुक्टोज से बनता है। फिर ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इसके साथ भी 2 टर्म्स लिखे होते हैं। एक को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इससे क्वेश्चन बहुत आ रहा है आजकल। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो 1,4 है या 1,2 है, किस तरीके का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। स्ट्रक्चर के सामने 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिखा होगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिखा होगा, तो कैसे पहचानेंगे हम लोग? जैसे मान लो ये कोई यूनिट है मोनोसेकेराइड की एक, और ये कोई और दूसरी यूनिट है, मान लो इसको ए बोल दिया हमने। ये आपका एक यूनिट है, ये आपका दूसरा यूनिट है। सपोज इसका जो आपका कार्बन है, जो आपका हेमी एसिटल बना रहा है, ये ग्लूकोज है तो इसका हेमी एसिटल बनाएगा। इसका जो फर्स्ट कार्बन है, अगर इसके 4th कार्बन से अटैच होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, तो इसको हम लोग 1,4 बोलेंगे। क्लियर है बात? और अगर इसका फर्स्ट कार्बन दूसरे वाले के सेकेंड कार्बन के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1,2 बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? लिंकेज बोलो या बॉन्ड बोलो, बात एक ही है। तो 1,4 1,2 का मतलब समझ आ गया। अब कुछ कुछ स्ट्रक्चर होंगे, देखो कितनी सारी टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ की जा रही है, उसको हम लोग याद रखेंगे। जैसे आपको 1,2 और 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब पता लग गया। किसी स्ट्रक्चर के आगे डी और एल लिखा है तो ये मतलब आपको पता है। किसी स्ट्रक्चर के साथ प्लस लिखा हुआ है और माइनस लिखा हुआ है तो ये मतलब पता है। डी का मतलब तो पता है ना, राइट हैंड साइड में ये इस तरीके से है आपका स्काइरल कार्बन पे OH अगर राइट हैंड साइड में है तो आपका क्या होता है, D होता है। और अगर यही OH, ये कायरल होना चाहिए कार्बन, इस कायरल कार्बन पे इधर लेफ्ट साइड में हो जाता है तो इसको L कॉन्फ़िगरेशन। प्लस माइनस आपको पता ही है, PPL से देखते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी की बात करते हैं। 1,4 1,2 पता लग गया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की पोजीशन है। एक और टर्म यूज़ किया जाता है नेमिंग लिखते वक्त, मतलब किसी को डिनोट किया है, अल्फा लिख देंगे और कहीं पे क्या लिख देंगे, बीटा। जैसे कि अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो कहीं पे लिख दिया, सपोज आपको इस तरीके से टर्मिनोलॉजी दे दी आपको, अल्फा एंड बीटा। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि कहाँ पे अल्फा है और कहाँ पे बीटा है। जैसे किसी के साथ अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिखा हुआ है या किसी के नेम के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो क्या मतलब है इसका? अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की अगर बात करें
तो जो फर्स्ट कार्बन ले रहे हैं हम लोग, फर्स्ट जो कार्बन है, जो एनोमेरिक कार्बन जिसको हम बोलेंगे, उस कार्बन पे अगर आपका OH बिलो द प्लेन ऑफ रिंग होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, और बीटा उस कंडीशन में बोलते हैं जब यही आपका हो जाएगा एबव द प्लेन ऑफ रिंग, रिंग का जो भी प्लेन है। बीटा किस कंडीशन में बोलेंगे, जब आपका एबव प्लेन ऑफ रिंग कौन होगा, फर्स्ट कार्बन का OH को। क्लियर है बात? स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं? स्ट्रक्चर भी बना के दिखाते हैं अल्फा एंड बीटा का, अल्फा ग्लाइकोसिडिक एंड बीटा ग्लाइकोसिडिक। ये देखो, जैसे मान लो ये एक स्ट्रक्चर है अपना, ये वाला कार्बन अपना एनोमेरिक कार्बन होगा, ये बॉन्ड है अपना, इसका जो OH होगा वो इन्वॉल्व होगा आपका, इस पे HOH होता है ना, इस तरीके से इसका जो OH होगा ये आपका इन्वॉल्व हो जाएगा किस में, इस तरीके से स्ट्रक्चर मान लो बना हुआ। ये HOH इस तरीके से अटैच है यहाँ पे एक कार्बन और आएगा ऊपर की तरफ, CH2OH। ठीक है, अगर इस यूनिट को देखो तो ये किसका फॉर्मूला हमें दिख रहा है, ये है अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्मूला, और अगर इसको हम देखें तो ये है बीटा डी फ्रुक्टोज का फॉर्मूला। ये फ्रुक्टोज है और ये कौन है, ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज एक दूसरे से अटैच हो गए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, तो ये स्ट्रक्चर किसका होना चाहिए, डाइसेक्राइड का होना चाहिए, और वो भी कौन सा डाइसेक्राइड, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलके बनता है, कौन सा बनता है, सुक्रोज। ठीक है, तो डाइसेक्राइड का ये स्ट्रक्चर है, इतनी बात तो हमें समझ आ गई। अब इसमें हेमी एसिटल ग्रुप था और इसमें आपका कौन सा ग्रुप था, इसमें हेमी एसिटल ग्रुप नहीं होता है। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की अगर बात करो तो इस कार्बन यहाँ से अगर हम देखें तो ये कार्बन होता है फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है अपना, और ये सिक्स्थ कार्बन है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना ये फर्स्ट कार्बन है ये वाला, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, यहाँ पे ये कार्बन। ठीक है, और आपका ये लास्ट वाला ये सिक्स्थ हो जाएगा। इस तरीके से कार्बन अटैच है। तो यहाँ पे अगर देखो तो लिंकेज ये पहली यूनिट के फर्स्ट कार्बन और दूसरी यूनिट के सेकेंड कार्बन पे है, तो इस लिंकेज को हम क्या बोल सकते हैं, 1-2 बोल सकते हैं, या C1-C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल सकते हैं। ये बात क्लियर हुई C1-C2 वाली। अब देखो एक यूनिट हम लोग जोड़ के देखते हैं C1-C4 वाली। जैसे अगर हम बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज यूनिट से,
इसमें दोनों ग्लूकोज होती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं। तो 2 यूनिट अगर ग्लूकोज की लगानी है तो इस तरीके से हम लोग लगाते हैं, अटैच करते हैं। यहाँ से कार्बन इसको फर्स्ट काउंट करेंगे, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। अब इसमें ये एक अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट है और दूसरी भी अटैच करवानी है। ये बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। दूसरी जो अटैच करवाते हैं वो दूसरी अटैच कैसे करवाते हैं हम लोग, दूसरी फोर्थ कार्बन पे अटैच होती है। जब माल्टोज का फॉर्मेशन होता है तो इसमें फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व होता है और इसमें C4 कार्बन इन्वॉल्व होता है जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। ये फर्स्ट कार्बन है और इस यूनिट का हम लोग फोर्थ कार्बन अटैच करवाएंगे। इससे कैसे स्ट्रक्चर बनेगा देखिए, ऐसे हम बनाएंगे। ये फर्स्ट वाला कार्बन है, ये सेकेंड वाला कार्बन है, ये आपका हो गया। यहाँ पे अगर H कर दो ये हो H, सेकेंड, ये थर्ड, ये आपका फोर्थ हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फिफ्थ है और इसके ऊपर आ गया सिक्स्थ का। तो यहाँ पे अगर देखो तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमने किसके किसके बीच में बनाया है, फर्स्ट और 4 के बीच में। तो यहाँ पे अगर बोलोगे तो आप बोलोगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि जब माल्टोज बनता है या माल्टोज में कैसा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ठीक है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। दूसरी चीज़, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता कैसे है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखो, एक यूनिट का OH और दूसरे यूनिट के OH ग्रुप, ये दोनों ग्रुप में से क्या होता है, एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये दोनों यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं, तभी यहाँ पे एक ऑक्सीजन आता है। देखो यहाँ पे भी जो OH रहा होगा और किसी एक में जो OH होगा, इस पे OH होगा, इस पे तो O होगा नहीं साइक्लिक होने पे, यहाँ पे तो OH गायब हो जाता है। इस पे अगर हम देखें तो एक OH और दूसरे OH से H2O रिलीज हो जाता है और यहाँ पे H2O के निकलने के बाद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। अब इसी तरीके से अगर हम पॉलीसेकेराइड की बात करेंगे जिसमें कई सारी यूनिट्स को ऐड करना है, तो उसमें क्या होगा, उसमें इसी तरीके से कई सारे यूनिट्स जो होंगे वहाँ से -H2O होता जाएगा और वो आपस में जुड़ते जाएंगे। लेकिन जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो पॉलीसेकेराइड हमें 2 तरीके के देखने को मिलते हैं। एक को हम चेन बोल सकते हैं और दूसरे को हम बोल सकते हैं ब्रांच्ड। चेन और ब्रांच की बात तो समझते हैं ना, जैसे हमने कार्बन चेन की बात करी थी, ये स्ट्रेट चेन है और ब्रांच में यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई, भाई ये स्ट्रेट चेन है, ऐसे यहाँ पे मान लो ब्रांच ऐड हो गई इस तरीके से। तो ये तो कार्बन चेन की बात है। अब यहाँ पे पॉलीसेकेराइड की बात है, यूनिट्स कैसे ऐड हो रही हैं। अगर स्ट्रेट चेन में ऐड होती जाती है, जैसे कि हमने डाइसेकेराइड में देखा सीधे सीधे ऐड होती जाती है, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन वाला पॉलीसेकेराइड। और ब्रांच्ड कब बोलेंगे, जब मान लो कि ये एक चेन है, ठीक है, यहाँ पे मान लो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, फिर नीचे कोई दूसरी भी चेन है, यहाँ पे भी ग्लूकोज फ्रुक्टोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज, इस तरीके से। अब यहाँ मान लो ग्लूकोज ग्लूकोज यहाँ पे इस चेन से अटैच है, तो पहली चेन दूसरी से, दूसरी तीसरी से, इस तरीके से अगर ब्रांचेज होती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड चेन पॉलीसेकेराइड। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा पॉलीसेकेराइड किस बेसिक यूनिट से बना हुआ है। कौन से पॉलीसेकेराइड में पहली चेन और दूसरी चेन नेक्स्ट चेन के बीच में कौन कौन से कार्बन, जैसे यहाँ पे हमने बात करी कि 1,4 और 1,2 की बात हो रही है,
तो आपसे पॉलीसेकेराइड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी जो एक सिंगल चेन बन रही है उसमें कैसा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और जो एक चेन से दूसरी चेन अटैच हो रही है उसमें कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, 1,4 है, 1,6 है, 1,2 है, किस तरीके का है। इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। क्लियर हो रही है बात। अब देखो, एक क्राइटेरिया होता है, किसी का भी स्ट्रक्चर आपको पता है और आप रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग को कैसे डिफाइन करोगे। अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर में अगर आपको हेमी एसिटल दिखाई दे रहा है तो हेमी एसिटल ग्रुप कौन सा था, जल्दी से बताइए। हेमी एसिटल किसको बोला था हमने। सी के ऊपर अगर एक तरफ एक ओ आर है केवल, तो उसको हम लोग कौन सा ग्रुप बोल रहे थे, हम लोग बोल रहे थे हेमी एसिटल ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से। और अगर सी के साथ दो ओ आर लगे हुए हों तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको एसिटल ग्रुप बोल सकते हैं। तो कहीं पे भी अगर हेमी एसिटल ग्रुप होता है तो वो आपका रिड्यूसिंग शुगर होती है, वो आपका फेलिंग टेस्ट है ना, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, ये सारे जो भी आपके CHO ग्रुप के टेस्ट हो, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप के टेस्ट होंगे वो आपका देगा। लेकिन अगर कहीं पे भी ऐसा हो रहा है कि दोनों तरफ आपको जो आपका एनोमेरिक कार्बन है, जो आपका प्राइम कार्बन है जिससे अटैच हो रही है रिंग, वहाँ पे अगर हम उस कार्बन को देखें जहाँ से रिंग फॉर्मेशन में जो कार्बन यूज़ हो रहा है, अगर वो OR की सिचुएशन बना रहा है तो एसिटल ग्रुप बना रहा है। जहाँ पे भी एसिटल ग्रुप फॉर्मेशन हो जाता है वो बन जाती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, वो टेस्ट नहीं देती है। कार्बोनिल ग्रुप उसमें फ्री नहीं हो पाता है, वो टेस्ट नहीं दे पाती है आपका, वो ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में, मतलब जो COH ग्रुप है आपका, उसको एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट नहीं करेगी। क्लियर। ये बात सबको क्लियर है। ठीक है, तो जैसे एक पॉइंट है कि हम लोग ये याद रखेंगे, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। अगर हम बात करें माल्टोज की, ये डाइसैकेराइड है, और अगर हम बात करें लैक्टोज, माल्टोज लैक्टोज डाइसैकेराइड है मोनोसैकेराइड है, माल्टोज एंड लैक्टोज पक्का आर रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज को याद रखेंगे, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन बनाते ही बनाते हैं। सुक्रोज को याद रखेंगे कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब देखो, पॉलीसैकेराइड की अगर बात करो तो पॉलीसैकेराइड में कुछ हैं जिनकी हम बात करेंगे, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। ठीक है, सेलुलोज देखो, सेलुलोज क्या होता है, आपका सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, वो भी किसकी, प्लांट सेल वॉल में। सेलुलोज ऐसा आपका स्टार्च है, इस तरीके सेलुलोज ऐसा पॉलीसेकेराइड है जिसको अगर आपको डाइजेस्ट करना है, मतलब ह्यूमन में ये डाइजेस्ट नहीं होता है। क्या रीज़न है मीत, ह्यूमन में ये डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है।
देखो सेलुलोज जो होता है ना, हाँ, सेलुलोज जो होता है इसके डाइजेशन के लिए एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सेलुलेज। ये जो एंजाइम होता है ना ये एब्सेंट होता है ह्यूमन में। ये प्रेजेंट होता है एक स्पेशल तरीके के एनिमल्स होते हैं, रिमिनेंट्स बोलते हैं उनको। जैसे रैबिट होते हैं ना, रैबिट, रैबिट हो गया, है ना, रैबिट हो गया। और कौन कौन से आपके, काऊ है, बफेलो है। हम्म, ये जो होते हैं इनमें ये एंजाइम जो होता है ये प्रेजेंट होता है। सेलुलेज एंजाइम एब्सेंट है, किस में एब्सेंट है, ह्यूमन में। लेकिन रैबिट और इसमें क्या होता है, सेलुलेज प्रेजेंट होता है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये डाइजेस्ट कर सकते हैं, हाँ, कैन डाइजेस्ट। बाकी और अपने हम लोग से ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन आपका, इसको हम लोग बोलते हैं एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च का मतलब है ये स्टोरेज फूड मटेरियल होता है बेसिकली। स्टार्च अगर बात करो तो ये प्लांट में स्टोरेज फूड मटेरियल बोल सकते हो, और ग्लाइकोजन की अगर बात करो तो ये एनिमल्स में आपका स्टोरेज फूड मटेरियल होता है। इसीलिए इसको हम लोग एनिमल स्टार्च बोलते हैं। ग्लाइकोजन लिवर में बेसिकली प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे जो लोग बहुत ड्रिंक करते हैं ना, वह जितना अल्कोहल लेते हैं वो सारा अल्कोहल जा कर के अफेक्ट करता है उनके लिवर को, और लिवर में एक मतलब लिवर बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उसको बोलते हैं फैटी लिवर सिंड्रोम। तो वो इसी से रिलेटेड है, डिपॉजिट होता जाता है वहाँ पे जाकर। अब अगर हम बात करें कि भाई ये जो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड में जो पहला वाला है कौन सा है अपना, पहला पहला स्टार्च की अगर बात कर लो तो जनरल फार्मूला अगर हम लोग लिखें तो जनरल फार्मूला होता है C6H10O5 होल एन। कई सारी यूनिट्स होंगी इसकी और ये आपस में क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी। इस स्टार्च को अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कुछ एंजाइम्स की प्रेजेंस में इनकी हाइड्रोलिसिस करवा दें, या डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में इनकी हाइड्रोलिसिस करवा दें, तो ये आपके छोटे डाइसेकेराइड में और फिर उसके बाद लास्ट में जाके ये ग्लूकोज बना लेते हैं। जैसे एक एंजाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं डायस्टेज, अगर ये अप्लाई होता है स्टार्च के ऊपर तो ये इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और फिर माल्टोज के ऊपर एक और एंजाइम है माल्टेज, अगर ये काम करता है तो ये इसको बना देता है डी ग्लूकोज। तो कुल मिला के बात ये है कि अल्टीमेटली अगर स्टार्च को आप हाइड्रोलाइज करोगे डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में या किसी एंजाइम की प्रेजेंस में, तो अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट होता है, डी ग्लूकोज में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि ये स्टार्च में कैसे कैसे कंपोनेंट होते हैं, स्टार्च में दो तरीके के कंपोनेंट की बात की गई है, दो तरीके के कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो वाटर सॉल्युबल होगा, दूसरा कंपोनेंट ऐसा है जो वाटर इनसॉल्युबल है। दोनों के अलग अलग नेम हैं, दोनों के कुछ स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस है। जैसे जो वाटर सॉल्युबल वाला है उसके बारे में हम लोग क्या क्या याद रखेंगे कि इसको हम नाम देते हैं एमाइलोज, और जो वाटर इनसॉल्युबल है उसको नाम देते हैं एमाइलोपेक्टिन। सॉल्युबल वाले के बारे में याद रखेंगे कि भाई जो ये सॉल्युबल वाला है ये लीनियर पॉलीमर है। लीनियर का मतलब समझ रहे हैं, ब्रांचिंग नहीं होगी, कई सारी मोनोमेरिक यूनिट अटैच होंगी और क्या बनाएंगी, लीनियर पॉलीमर, एमाइलोज जो होगा पार्ट इसका। अगर वाटर इनसॉल्युबल पार्ट को हम देखें तो एमाइलोपेक्टिन बोलते हैं और ये ब्रांच्ड होता है। क्लियर है बात?
अगर आप स्टार्च को देखते हैं तो ये जो एमाइलोज वाला पार्ट है, वाटर, ये आपका सॉल्युबल वाला पार्ट है, इसका परसेंटेज 15 to 20% होगा। और अगर हम एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो इसका परसेंटेज आपका हाई होता है। कितना होना चाहिए, माइनस कर दोगे तो 80 to 85 आ जाएगा, इतना परसेंटेज वाटर इनसॉल्युबल वाले का एमाइलोपेक्टिन का होगा। अब बेसिक बात ये है कि भाई स्टार्च है, पॉलीसेकेराइड है, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। अब क्या इनके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और इनके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में कुछ डिफरेंस है क्या, किससे किससे ये बने हुए हैं, कौन कौन सी यूनिट से बने हुए हैं, तो इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। वाटर सॉल्युबल परसेंटेज, एमाइलोज नेम है, लीनियर पॉलीमर है। ऐसे पॉइंट्स में करके याद करेंगे, जब भी याद होगा, ऐसे तो कुछ बात याद होने वाली नहीं है। अगर इसकी बात करें तो ये बना होता है डी ग्लूकोज से, और इनका जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है वो 1,4 वाला होता है, मतलब C1C4। एक ग्लूकोज यूनिट अगर आपकी डी ग्लूकोज यूनिट अगर 1 कार्बन है उसका, तो दूसरे का कौन सा कार्बन होगा, 4th कार्बन होगा, उसके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब ये वाटर सॉल्युबल वाले को अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, अच्छा रिएक्शन की बात बाद में करते हैं, ये वाली बात कर लेते हैं। अगर हम वाटर इनसॉल्युबल वाले एमाइलोपेक्टिन वाले की बात करते हैं, तो एमाइलोपेक्टिन की अगर बात करो तो इसमें भी जो ऐसे ब्रांच है ना, तो जैसे मान लो ये चेन है, ये चेन है, ठीक है। अब ये बात बीच बीच में चेन जो होगी वो इंटरलिंक भी होगी, एक चेन दूसरे से जुड़ेगी तभी तो ब्रांचिंग होगी। तो जो एक चेन होगी, सिंगल चेन जो है, उसमें तो C1C4 वाला लिंकेज होता है, लेकिन एक चेन दूसरे चेन से जो ब्रांचिंग बनाती है उसमें जो ब्रांच वाला होता है, इसमें जो लिंकेज होगा वो होता है C1C6 वाला। यानी जहाँ पे ब्रांचिंग होनी है वहाँ पे अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पूछा जाए तो एक चेन के C1 से दूसरे चेन का C6 अटैच होता है, और अगर हम बात करें सिंगल चेन की तो उसमें होता है आपका C1C4। याद रखेंगे ये बात, ठीक है। देखो कैसे लिखा हुआ है, इसकी बात करते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ है इसमें, C1 टर्मिनल ग्लूकोज इन ईच चेन इज फर्दर लिंक टू C6 ऑफ अदर ग्लूकोज यूनिट इन द नेक्स्ट चेन, सो इट इज कॉल्ड C1C6 लिंकेज। लेकिन जो पहले वाला था जिसको हम एमाइलोज बोल रहे थे, उसमें क्योंकि वो तो स्ट्रेट चेन ही था, तो स्ट्रेट चेन में C1C4 ही होता है। तो अगर इसमें बेसिक डिफरेंस पूछा जाए तो आप बता सकते हो लीनियर ब्रांच्ड, और यहाँ पे जो ब्रांचिंग होगी उसमें C1C6 होगा, और यहाँ पे आपका C1C4। ये सॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल, इसका परसेंटेज कम, इसका परसेंटेज ज़्यादा। क्लियर? अब देखो अब क्या बेसिक डिफरेंस है, डिफरेंस वाली बातें हमने कर ली, कुछ और ख़ास बात है तो कर लेते हैं। नहीं, और कोई ख़ास बात ऐसी नहीं तो फिर अब देखो, अब दूसरी बात करते हैं हम लोग पॉलीसेकेराइड में सेलुलोज की। सेलुलोज की बात करो तो सबसे पहली चीज़ प्लांट सेल वॉल का पार्ट होती है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो जितना भी वर्ल्ड में, अपना लिविंग वर्ल्ड में जितना ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, उसका 50% ऑर्गेनिक मटेरियल of living world is of cellulose। ये इतना परसेंट जो है वो आपका सेलुलोज से बना हुआ है।
मतलब जितना ऑर्गेनिक मटेरियल पूरे लिविंग वर्ल्ड में, लिविंग थिंग्स में है, प्लांट में, एनिमल में, उसमें 50% आपका सेलुलोज से मिलके बना हुआ है। अब बात करते हैं सेलुलोज के स्ट्रक्चर की। तो सेलुलोज के स्ट्रक्चर की अगर बात करो तो इसमें भी क्या होते हैं, इसमें भी बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं। और ये जो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं, इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अगर हम बोले तो C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अब और क्या स्पेशलिटी है इसके स्ट्रक्चर की, डी ग्लूकोज से बनता है, बॉन्डिंग बता दी, और कुछ खास बात तो नहीं है। डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है बता दिया। स्टार्च है तो स्टार्च के जो भी टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे वो देगा। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें थर्ड वन की, तो थर्ड वन इज ग्लाइकोजन। एनिमल स्टार्च बोलते हैं, पता है आपको। लिवर में स्टोर होता है। फॉर्मूला बोलोगे तो C6H10O5 होल एन यही होगा। बना होगा डी ग्लूकोज यूनिट से। अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ होगा। एनिमल स्टार्च बोलते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो स्ट्रक्चर इज लाइक एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा था, ब्रांच वाला था। ग्लूकोज यूनिट कैसे, ब्रांचिंग में अटैच थी। तो भाई अगर एमाइलोपेक्टिन की तरह स्ट्रक्चर, तो एमाइलोपेक्टिन क्यों नहीं बोल दिया, है ना, इसको नाम ये क्यों नहीं दिया। तो हम लोग याद रखेंगे कि एमाइलोपेक्टिन से इसमें डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर हम बात करें एमाइलोपेक्टिन की, तो एमाइलोपेक्टिन में आपके 20 to 25 ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं आपकी चेन में। लेकिन अगर ग्लाइकोजन की बात करो तो ग्लाइकोजन में ये आपका यूनिट्स का नंबर कम हो जाता है, 10 to 14 यूनिट्स होती है। और ब्रांचिंग दोनों में होती है, लेकिन अगर बात की जाए ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन इज मोर ब्रांच्ड देन एमाइलोपेक्टिन। क्लियर है बात। सिमिलरिटी भी है, तो सिमिलर बोल दिया तो मतलब क्या है, सिमिलर बोल दिया तो भाई चेन में 1,4 होगा और ब्रांच जो बनेगी उसकी, उसमें 1,6 लिंकेज होगा। वो बात वहाँ तक ठीक है। एमाइलोपेक्टिन में ग्लूकोज यूनिट 20 to 25 होती है एक चेन में, इसमें आपकी 10 to 14 होंगे। लेकिन इसमें जो ब्रांचिंग होगी वो ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होगी ग्लाइकोजन में एमाइलोपेक्टिन के कंपैरिजन में। क्लियर। क्या हुआ बच्चों, कहाँ बाउंसर बॉल तो नहीं जा रही है, कोई आवाज ही नहीं आ रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नई चीज है, मालूम है आपके लिए तो बहुत ही, बायोमोलिक्यूल तो एकदम ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल।
हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सारे ही टर्म एकदम से, ये इसका स्ट्रक्चर, ये उसका स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर बेस्ड चीज़ें बहुत आ गई हैं, इसीलिए इनको पर्टिकुलरली अलग अलग करके ऐसे आपको लिख करके बता रही हूँ, है ना। बुक में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट अगर डिफ्रेंशिएट करके नहीं पढ़ेंगे तो बुक में मान लो इस चैप्टर में 100-200 इन्फॉर्मेशन होंगी, बट 100-200 से क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। जहाँ से क्वेश्चन आएंगे जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं उनसे क्वेश्चंस, उन्हीं से ऑप्शंस बनाए जाते हैं। जैसे अभी आपको, रुको इसके साथ एक क्वेश्चन करवाती हूँ डिफरेंस क्रिएट करने वाला। है तो देखो, जब याद हो जाएगा ना तो आपको ऐसा लगेगा अच्छा टेक्निकलिटी तो कुछ नहीं है। जैसे फिजिकल अपनी चलती है, फिजिकल वाले जो चैप्टर्स चलते हैं उसमें आपको सॉल्व करना है, ये है वो है। इसमें ये जो याद करने वाले पोर्शन है इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा लेंदी इंफॉर्मेशन हो जा रही, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ है। नहीं, जब एक बार याद होना स्टार्ट हो जाएगा तब दिक्कत नहीं आएगी। इम्पॉर्टेंट जितना भी हो सकता है इसका मैं आपको बता रही हूँ। कुछ भी ऐसा इम्पॉर्टेंट वाला पीडीएफ से छोड़ नहीं रही हूँ, जिससे आप पीडीएफ पढ़ो तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो आपको मिलेंगी। अब जैसे एक आपको मैंने बताया था शुगर और नॉन शुगर की बात करी थी ना, तो शुगर को बोला था कि स्वीटनेस फैक्टर की बात करी जाती है। तो अगर स्वीटनेस फैक्टर की बात करो तो इसमें पूछा जाता है कौन सबसे ज़्यादा होगा, कौन सबसे कम होगा। तो रिलेटिव स्वीटनेस आप याद रखेंगे किसकी सबसे ज़्यादा होती है, LMGGSF। ठीक है, LM क्या है देखो, L है लैक्टोज, M है माल्टोज, G है एक ग्लूकोज है, एक गैलेक्टोज है। तो ग्लूकोज में क्योंकि गैलेक्टोज के नाम में GA पहले आता है तो ऐसे याद रखेंगे, गैलेक्टोज पहले ले लेंगे और ग्लूकोज उसके बाद लेंगे। फिर सुक्रोज होती है और फिर उसके बाद आता है आपका फ्रुक्टोज। ये क्या है, ये स्वीटनेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर इन सब का ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो लैक्टोज जो मिल्क की शुगर होती है सबसे कम मीठी होती है, फिर माल्टोज आ जाएगा, फिर गैलेक्टोज, फिर ग्लूकोज आएगा, फिर सुक्रोज आएगा और फिर उसके बाद आता है आपका फ्रुक्टोज। क्लियर है बात। फ्रुक्टोज को नाम फ्रुक्टोज क्यों दिया गया है, क्योंकि फ्रूट से इन जनरली ये मिलती है। सुक्रोज को नाम सुक्रोज क्यों दिया गया है, शुगर केन से मिलती है। ठीक, तो स्वीटनेस का अगर ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा स्वीट इसमें कौन सी है, फ्रुक्टोज है। इसमें आपकी रिलेटिव स्वीटनेस काउंट भी की जाती है, तो नंबर हमें नहीं याद रखना है। वैसे तो इसका 16 होता है, इसका 32 होता है, इसका अप्रॉक्सी सेम ही है, 32 ही है, अप्रॉक्सी लिख देते हैं, वैल्यू इतनी दी हुई। फिर उसके बाद इसका 74 होता है, नेक्स्ट वाले का सुक्रोज का 100 होता है, स्वीटनेस का काउंट होता है एक, उसको देखते हैं। फ्रुक्टोज सबसे ज़्यादा मीठी होती है। क्लियर। अब देखो एक वर्ड है सैकेरिन। अभी हमने सैकेरिक एसिड पढ़ा था ना, ये है सैकेरिन, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये स्वीटनेस से बात आई है इसलिए ये बता दिया। बेसिकली हम लोग इस बात को स्वीटनर वाली चीज़ें जो हैं वो हम लोग पढ़ते हैं उसमें। लास्ट चैप्टर अपना कौन सा है, 12th का, ये 500 टाइम्स 500 टाइम्स स्वीट होती है
एज सुक्रोज। मतलब जो हम लोग शक्कर खाते हैं उसकी स्वीटनेस से ज़्यादा कितनी है, 500 टाइम्स ये आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह काम करता है। एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है मोनालिन, ये आपका होता है 2000 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। सुक्रोज से कंपैरिजन इसलिए किया जा रहा है, सुक्रोज ही ऐसा है जिसको कंज्यूम करते हैं हम लोग। एक पेप्टाइड होता है, ये बहुत पूछते हैं, ये वाला, ये सैकरीन और ये वाला जो बहुत पूछते हैं। पेप्टाइड होता है एक एस्पार्टेम। पेप्टाइड बोल दिया ना, पेप्टाइड का मतलब क्या हो गया, प्रोटीन से रिलेटेड। एस्पार्टेम नाम है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं स्वीटनिंग के लिए 160 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। तो सैकरीन और इसको कंपेयर करवा के ऑप्शन कई बार बनाते हैं, एस्पार्टेम और सैकरीन को। आर्टिफिशियल स्वीटनर है लेकिन सैकरीन कितना है, 500 टाइम है, और एस्पार्टेम कितना है, केवल 160 टाइम। क्लियर हो गई बात? अब देखो, अब अगर हम लोग बात करें कि कार्बोहाइड्रेट हमें मिल गया, चलो ठीक है भाई, कार्बोहाइड्रेट की बात हो गई। कार्बोहाइड्रेट को अगर हमें टेस्ट करना है तो कौन कौन से टेस्ट करेंगे हम लोग, और उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, ये पूछा जाता है हमसे कि कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोग कौन कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं। एक टेस्ट नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग के लिए बता दिया आपको, हेमी एसिटल, एसिटल। और दूसरा आपका एक टेस्ट होता है, इसकी बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक टेस्ट होता है आपका मॉलिश टेस्ट, सुना है इसके बारे में, क्या नाम है, मीत? अरे अरे अरे, शायद बायो में तो प्रैक्टिकल सिलेबस में भी होता है, आपके जो सिलेबस होता है ना प्रैक्टिकल का, मॉलिश टेस्ट है। इसमें करना क्या है, देखो, कार्बोहाइड्रेट ले लो, थोड़ा सा एक्वा सोल्यूशन बना लो इसका, एक्वा सोल्यूशन बना लिया। अब इसमें आता है मॉलिश रिएजेंट, उसको ऐड कर दिया, थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। और इसको वैसे ही डालना है जैसे आपको नाइट्रेट का रिंग टेस्ट बताया था ना, कि साइड से डालना है, आपको नीचे रिंग दिखाई देगी, है ना। तो ऐसे ही 1-2 ड्रॉप हम लोग साइड से, साइड वॉल से एकदम अटैच करके डालते हैं। तो देखते क्या है हम लोग, क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर ये आपका कार्बोहाइड्रेट है तो हमें यहाँ पे वॉयलेट रेडिश रिंग मिलती है। ऐसे आपको 2 रिंग इस तरीके से दिख जाएंगी यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर। एक आपकी रिंग दिखाई दे, कभी कभी मिक्स ही दिखती है किसी किसी में, और किसी किसी में आपके ऐसे अलग अलग दिखाई देती है आपकी रिंग। एक जैसे ये रेड कलर की दिख गई, और एक आपकी वॉयलेट कलर की। ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल लिक्विड अटैच हो रहा होगा, जैसे ये है आपका, फिर मॉलिश रिएजेंट डाला आपने, फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, तो जहाँ पे ये दोनों लिक्विड आपके मॉलिश रिएजेंट और एक्वा सोल्यूशन मिल रहे होंगे, वहाँ पे आप देखोगे वॉयलेट कलर की रिंग और रेड कलर की रिंग अगर दिखती है तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है।
क्लियर है बात? कोई भी कार्बोहाइड्रेट आप लेते हो तो ये आपका यही टेस्ट देता है। आप ग्लूकोज ले लो, सुक्रोज ले लो, स्टार्च ले लो, किसी को भी ले लो, ऐसा ही ये टेस्ट देगा। फिर अगर दूसरे टेस्ट की बात करो तो दूसरा टेस्ट अपना फेलिंग सोल्यूशन होता है। आपने क्या किया, सपोज ग्लूकोज ले लिया टेस्ट ट्यूब में, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, ग्लूकोज सपोज ले लिया इसमें। अब इसमें पहले थोड़ा सा दो तरीके के फेलिंग सोल्यूशन बताए थे ना। सबसे पहले इस टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे हम लोग फेलिंग सोल्यूशन ए थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी को हमने ऐड कर दिया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो सोल्यूशन है ना, ये पूरा आपका डीप ब्लू कलर का हो जाएगा। और ये जो डीप ब्लू कलर का एकदम आपको सोल्यूशन मिलेगा, अब इसको हम लोग गरम करेंगे ले जाके किसमें, वाटर बाथ में। वाटर बाथ बनाना बताया था आपको, कैसे बनता है वाटर बाथ। आपने बंसन बर्नर की फ्लेम में क्या किया, वाटर बाथ बनाना है तो कोई बीकर ले लिया, उसमें पानी आप गर्म कर रहे हो, और इसके अंदर ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है ना, इसको ला करके, ये टेस्ट ट्यूब का साइज़ थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा थोड़ा थिक हो गया, चौड़ी हो गई ज़्यादा। अभी जब ये डीप ब्लू कलर है ना, ये रेड कलर का बन जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेडिश आ जाएगा एकदम। अब सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, जब 1-2 मिनट आप इसको हीट अप करोगे वाटर बाथ में, तो रेडिश सोल्यूशन बन जाता है। और ये रेडिश सोल्यूशन बनता है Cu2O की प्रेजेंस में, Cu2O बन जाता है। पूछा जाता है फेलिंग सोल्यूशन का टेस्ट, जो भी आपके स्टार्च देते हैं, जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, उसमें क्या बनता है, तो आप बताओगे Cu2O बन जाता है। क्लियर है बात? यस और नो? ठीक है। फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी की अगर बात करो तो दोनों होते क्या है। अगर ए की बात करो तो ये कॉपर सल्फेट का आपका एल्कलाइन सोल्यूशन होता है, और बी की अगर बात करो तो ये रॉशेल सॉल्ट एक बोलते हैं, उससे बना हुआ होता है। ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बेसिकली होता है। टार्ट्रेट का मतलब टार्ट्रिक एसिड से बना हुआ। तो इसका कंपोजिशन कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन मालूम होना चाहिए। बाकी आपको क्या पता होना चाहिए, फेलिंग सोल्यूशन ए और बी को हम लोग डालते हैं, और उसके बाद हम उसको वाटर बाथ में जब हीट करेंगे, तो अगर ग्लूकोज है आपका तो ये कैसा कलर दे देगा, रेडिश कलर दे देगा। और इसी जगह पे हम लोग अगर इसमें चेंज में ला दें, चेंज क्या ला दें, ग्लूकोज की जगह हम सुक्रोज ला दें, तो हम लोग क्या देख पाते हैं, ग्लूकोज और सुक्रोज में बेसिक डिफरेंस क्या है, अभी बताया था एक पॉइंट। एक रिड्यूसिंग है, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग है। कौन रिड्यूसिंग, कौन नॉन रिड्यूसिंग? सुक्रोज अपना कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग। अगर आप यहाँ पे सुक्रोज ले लेते हो, यही टेस्ट करते हो सेम टू सेम, आपने क्या किया, FSA डाला, FSB डाला, किस में डाला, सुक्रोज के सोल्यूशन में। शक्कर थी हमारे पास, उसका सोल्यूशन बना लिया। वाटर बाथ पे क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया। तो जब A और B डालते हैं तो आपका क्या हो जाता है, आपका डीप ब्लू कलर आ जाता है। पहले ही यहाँ पे ये डीप ब्लू है, लेकिन जब इसको वाटर बाथ पे आप हीट करते हो तो वाटर बाथ पे ये डीप ब्लू कलर वैसा का वैसा ही रहता है।
इसका मतलब ये जो फेलिंग सोल्यूशन वाला टेस्ट है, इससे हम क्या बता सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग शुगर में डिफरेंस। कार्बोहाइड्रेट, क्लियर है बात? कोई कुछ कह रहा है? अब देखो एक और टेस्ट होता है बेनेडिक्ट टेस्ट। इसमें क्या करना है आपको, कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन लेना है और कार्बोहाइड्रेट के सॉल्यूशन में आपको बेनेडिक्ट रिएजेंट होता है, उसको हम लोग डालते हैं। बेनेडिक्ट रिएजेंट डालोगे आप तो आपका ब्लू कलर आ जाएगा। फिर से क्या करना है, वाटर बाथ में उसको हीट करना है। वाटर बाथ में जब हीट करते हैं हम लोग तो Cu2O का रेड पीपीटी आ जाता है बेनेडिक्ट। पहले बेनेडिक्ट डाला, ब्लू कलर आया, ब्लू कलर वाले सॉल्यूशन को वाटर बाथ पे हीट कर दिया और हीट करने के बाद कैसा कलर आ गया, Cu2O का रेड पीपीटी आ गया। क्लियर है बात यहाँ से यहाँ तक? और अगर यही आपका, ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए, ग्लूकोज ले लिया हमने तो ये केस बनेगा। अगर यही हम सुक्रोज ले लें तो डीप ब्लू कलर तक तो बात वही रहेगी, बेनेडिक्ट रिएजेंट डाला, ब्लू कलर आया, लेकिन जब वाटर बाथ पे हीट करोगे तो कलर सेम टू सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये कौन सी शुगर है आपकी, नॉन रिड्यूसिंग। इसमें फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं अक्सर करके। टॉलेंस टेस्ट की अगर बात कर लो, टाइम बता दो भाई। 36 हो गया। चलो स्टार्च के 2 टेस्ट और हैं, बस बता के बंद कर देते हैं क्योंकि कुछ और बच्चे तो 1 बजे से ही आ गए थे ना। टॉलेंस टेस्ट में क्या करते हैं, टॉलेंस रिएजेंट लेते हैं, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। टॉलेंस रिएजेंट, और इस टॉलेंस रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं, मतलब ग्लूकोज अगर हमने ले लिया सपोज, टॉलेंस रिएजेंट ऐड कर दिया इसमें, फिर उसके बाद इसको भी गर्म करते हैं वाटर बाथ में, हीटअप करते हैं। तो हमें मिलता क्या है यहाँ पे, हमें मिलता है एलिमेंटल सल्फर, एलिमेंटल सिल्वर सॉरी। और जो टेस्ट ट्यूब होगी ना, जब वाटर बाथ में आप ऐसे हीटअप करोगे इसको, ठीक है, तो यहाँ पे ना एक इसमें तो ग्रे कलर ही नहीं है, अच्छा सा ग्रे सिल्वरिश सा कलर आएगा यहाँ पे ना, ऐसा सिल्वर। आप लोगों ने AgNO3 देखा है, ग्रेइश सिल्वरिश शाइन आ जाएगा नीचे की तरफ, अंदर की तरफ आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जो इसकी साइड, ये जो वॉल है ना, इसके अंदर वाली लेयर पे ग्रेइश सिल्वरिश शाइन सा दिखेगा आपको, ग्रे कलर होगा बस, बट वो चमकता हुआ होगा, तो ये सिल्वर बनता है इसमें, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर, ये जो सिल्वर बनता है। तो टॉलेंस टेस्ट में ये हमें देखने को मिलेगा।
यही चीज अगर आप नॉन रिड्यूसिंग के साथ करोगे, मतलब अगर सुक्रोज ले लेते हो, तो कहानी फिर से कुछ उसी तरीके से होगी। टॉलेंस रिएजेंट लिया आपने और इसको क्या किया, लगभग 10 मिनट तक आपने वाटर बाथ पे हीट कर दिया टॉलेंस रिएजेंट डाल के, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप बोलोगे कि कौन सी शुगर है आपकी, नॉन रिड्यूसिंग। इसी तरीके से अगर स्टार्च लेते हो तो स्टार्च भी नहीं देता है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। वाटर बाथ पे हीट करोगे, नो चेंज। ठीक। एक टेस्ट होता है आयोडीन टेस्ट। इसकी अगर बात करें, जी फॉर ग्लूकोज, एस फॉर सुक्रोज और फिर एस फॉर स्टार्च। आयोडीन डाल दिया दोनों में, आयोडीन सोल्यूशन तीनों में। होता क्या है, इसमें कोई चेंज नहीं। सुक्रोज में भी डालोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब स्टार्च में आप डालते हो ना तो ब्लू कलर आता है। लैब में ये बायो के टीचर्स, केमिस्ट्री के टीचर्स खूब करवाते हैं। आपका क्या करते हैं, पोटैटो कट करवा लेते हैं, ठीक है, और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो स्टार्च पोर्शन उसका इकट्ठा हो जाता है, किसी वॉच ग्लास वगैरह पे इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं, ब्लू कलर आ जाता है। तो स्टार्च के लिए आयोडीन है, बाकी ग्लूकोज सुक्रोज से अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो भी आप कर सकते हो। क्लियर। लास्ट इससे क्वेश्चन आया हुआ है, बारफोर्ड टेस्ट। ये भी किसके लिए है, स्टार्च के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए है, लेकिन इसमें मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को डिफरेंशिएट करते हैं। बोलेंगे टेस्ट किसका है तो बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, लेकिन बेसिकली किसके लिए करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में भी मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग इसको करते हैं। क्या करना क्या है, सिंपल है, देखो ग्लूकोज ले लेते हैं और एक ले लेते हैं डाइसैकेराइड, माल्टोज ले लिया, ये मोनो है, ये आपका डाई है। ग्लूकोज के साथ ये बारफोर्ड टेस्ट का बारफोर्ड रिएजेंट ले लिया, इसका भी रिएजेंट डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, दोनों को 3 मिनट्स के लिए वाटर बाथ पे डाल दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको कूल करते हैं और कूल करने के बाद देखते हैं क्या होता है। कूल करने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। अगर आपको दिखाई देता है ब्रिक रेड पीपीटी, टेस्ट ट्यूब में आपको ब्रिक रेड पीपीटी दिखाई देगा, ठीक है, कूल करने के बाद, तो ये होगा आपका मोनोसैकेराइड। अब यहाँ पे हमने मोनो कौन सा लिया था, ग्लूकोज लिया था ना। और अगर ऐसा ब्रिक रेड कोई भी इस तरीके का कलर नहीं आता है तो कौन सा होगा, अगर आपसे बोला गया है कि भाई कार्बोहाइड्रेट ही है दोनों, एक मोनो है एक डाई है, तो जिसमें नहीं आएगा कलर ब्रिक रेड वो कौन सा होगा, डाइसैकेराइड, और जिसमें आ जाएगा वो कैसा होगा, कौन होगा, मोनोसैकेराइड। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग टॉपिक को क्लोज करेंगे। चलो बच्चों, बाय बाय।